हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कपास, सेकंड पैट, थर्ड प्लास्टिक। बताइएगा उपयुक्त में से कौन से प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है और कौन सा नहीं है। देखिएगा, जो बहुलक होता है, बहुलक क्या होता है? पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो होता है, बहुलक होता है, ये बहुत सी जो इकाइयां होती हैं, बहुलक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी एक बड़ी इकाई होता है। और जो ये बहुलक होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल होते हैं और प्राकृतिक होते हैं और संश्लेषित होते हैं। मतलब एक नेचुरली नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में हमें पाए जाते हैं, और एक मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं, उन्हें हम संश्लेषित कहते हैं। ठीक है, तो जो कपास है ये कैसा बहुलक है? तो ये एक प्राकृतिक बहुलक है, जो कि ये जो कपास है ये किससे बनता है? ये सेलुलोज कहलाता है। जो कपास है ये सेलुलोज कहलाता है, ये एक प्राकृतिक बहुलक है। और सेलुलोज कैसे बनता है? जो ग्लूकोज होता है उसकी बड़ी मात्रा, जो यूनिट होती है ग्लूकोज की, काफी सारी यूनिट इकट्ठी होकर के सेलुलोज का निर्माण करती हैं, और जो सेलुलोज होता है वही कपास एक प्राकृतिक बहुलक कहलाता है। ठीक है, और जैसे कि ऊन, रेशम, ऊन हो गया, रेशम हो गया, चमड़ा हो गया, ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। कौन कौन से? ऊन, रेशम, चमड़ा प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। उसके बाद देखिएगा कि संश्लेषित रेशे, जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो क्या होते हैं कि जो पेट्रो रसायन होते हैं ना, उनके रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं, उनके रासायनिक प्रक्रिया से जो रेशे हमें प्राप्त होते हैं, पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से जो रेशे प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे उन्हें हम कहते हैं। जैसे कि जो पैट है ये क्या है? ये एक संश्लेषित बहुलक है। ठीक है, वो जो पॉलिएस्टर होता है ये इसका उदाहरण है। पॉलिएस्टर किसका? पैट का उदाहरण है। संश्लेषित रेशे होते हैं ये पैट, और ये पॉलिएस्टर जो है वो इसका एक उदाहरण है। ठीक है, और जो पैट होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है बोतलें बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, फिल्म, तार और अन्य जो भी अन्य उपयोगी उत्पाद होते हैं उनको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पैट का यूज करते हैं, मतलब पॉलिएस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनकी तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्लास्टिक भी एक पॉलिएस्टर है। तो उसके बाद जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक का उदाहरण है। पॉलीथीन प्लास्टिक का उदाहरण है। प्लास्टिक जो है ये गलने में बहुत टाइम लेता है, मतलब ये अपघटित बहुत लेट होता है। तो अपघटित होने में ये कई वर्ष लगा देता है, वर्षों लगा देता है, और फिर भी आधा, मतलब पूरी तरह ही अपघटित नहीं होता। इसीलिए ये पर्यावरण का हितैषी नहीं है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें से बहुलक कौन से हैं? प्राकृतिक बहुलक। देखिएगा, संश्लेषित रेशे तो दोनों हैं, ये बहुलक तो ये भी है, लेकिन प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? जो पैट और प्लास्टिक है ये संश्लेषित बहुलक है। ठीक है, उसके बाद जो प्राकृतिक बहुलक है वो कौन है? कपास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केवल फर्स्ट प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है? सूची फर्स्ट में रेयोन, नाइलॉन, टेरिलीन, एक्रिलिक, और ये बता रखा है कि ये किस किस के यूज होते हैं। तो ये बताना है कि कौन से मैच करना है। देखिएगा, जो रेयोन होता है, रेयोन क्या होता है? रेयोन हो गया, नाइलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, और ये एक्रिलिक हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी संश्लेषित रेशे हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? संश्लेषित रेशे हैं। और जो रेयोन है ये क्या कहलाता है? ये कृत्रिम रेशा कहलाता है। ये सारे संश्लेषित रेशे हैं, लेकिन ये जो रेयोन है ये क्या कहलाता है? संश्लेषित रेशम कहलाता है। तो देखिएगा, एक किससे कनेक्ट हो गया? सेकंड से कनेक्ट हो गया। उसके बाद देखिएगा, जो ये रेयोन है ये हमें कैसे प्राप्त किया जाता है? ये हम रेयोन को हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो जो काष्ठ लुगदी होती है उसके रासायनिक उपचार से, जो काष्ठ लुगदी होती है उसके रासायनिक उपचार से इसको, रेयोन को प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो है रेयोन, ये रेशम से सस्ता होता है। रेयोन किससे सस्ता होता है? ये रेशम से सस्ता होता है। उसके बाद देखिएगा कि जो नायलॉन है, नायलॉन इसमें किससे मैच करेगा? तो जो नायलॉन का निर्माण होता है वो कोयले, जल और वायु से किया जाता है। ठीक है, जो नायलॉन का निर्माण किया जाता है वो किससे किया जाता है?
कोयले, जल और वायु से इसका निर्माण किया जाता है। और इसका प्रथम पूर्ण रूप जो ये नायलॉन होता है, ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। ठीक है, पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? प्रथम वो है नायलॉन। ठीक है, उसके बाद प्रबलता के मामले में एक जो नायलॉन का तार है वो इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। जो लोहे का तार होता है उससे अधिक प्रबल कौन सा होता है? नायलॉन का तार होता है। ठीक है, तो इसमें इससे फर्स्ट के साथ ये मैच हो गया नायलॉन, क्योंकि इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। सी ऑप्शन देखिएगा, टेरिलीन। टेरिलीन क्या होता है? जो टेरिलीन है एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर होता है। ये क्या होता है? लोकप्रिय पॉलिएस्टर होता है। और जो पॉलिएस्टर ने जो रेशों से जो निर्मित कपड़े होते हैं उनमें जो सिलवटें होती हैं उनमें आसानी से सिलवटें नहीं बनती। जो टेरिलीन के जो कपड़े होते हैं उनके अंदर एक प्रकार का ये जो टेरिलीन होता है ये पॉलिएस्टर होता है, और जो पॉलिएस्टर से जो कपड़े बनते हैं उनमें सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती। तो ये इससे थर्ड से ये मैच हो गया। उसके बाद फोर्थ है एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या बच गया इसमें कि इसका उपयोग ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में होता है। एक्रिलिक का जो उपयोग होता है वो ऊन, स्वेटर, शॉल आदि और कंबल आदि बनाने के लिए किया जाता है। इनसे जो वस्तुएं होती हैं वो कीमत में सस्ती होती हैं और इनका रखरखाव जो है वो आसान होता है। ठीक है, इनका रखरखाव कैसा होता है? आसान इनका रखरखाव होता है। तो डी 4 से कनेक्ट हो गया। उसके बाद देखिएगा इसमें इसका आंसर की तरफ चलते हैं। अब हम इसमें क्या दे रखे हैं, तो इसके आंसर कैसे हो गए? फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यही इसका मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर जो उनकी ड्रेस पहनते हैं, वे जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं वे जो ड्रेस पहनते हैं उन पर एक परत चढ़ी होती है जो कि उन्हें अग्निरोधक बनाती है, मतलब आग से उनकी सुरक्षा करती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो जो वो परत बनी होती है वो किस चीज की बनाई होती है? तो ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है मेलामाइन, ऑप्शन बी बेकेलाइट, ऑप्शन सी पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी टेफ्लॉन। तो बताइएगा इसमें कौन सी जो ऐसी चीज है जिससे कि वो आग बुझाने वाले जो कर्मचारियों की जो ड्रेस है उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है वो बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेलामाइन की वो बनी होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा जो मेलामाइन है ये एक तरह का प्लास्टिक होता है और जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं उनकी ड्रेस के ऊपर एक मेलामाइन प्लास्टिक की जो है वो परत चढ़ा दी जाती है। और जो मेलामाइन है ये आग का प्रतिरोधक है, मतलब आग को जाने से अंदर, इसके अंदर से आग पास नहीं करती है। तथा अन्य प्लास्टिक की जो और भी प्लास्टिक होते हैं उनकी अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक जो इसकी कैपेसिटी होती है, जो ये अधिक उष्मा उनसे अधिक सहने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसमें बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है वो उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, मतलब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता और यह बिजली के जो जैसे कि बिजली के स्विच हो गए, बर्तनों के हत्थे हो गए, उनको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बेकेलाइट का यूज करते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन दे रखा है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या? पॉली प्लस एस्टर। तो जो एस्टर होता है उसकी मतलब बहुत सारी इकाइयों को, यूनिट्स को मिलाकर के हम क्या बनाते हैं? पॉलीएस्टर बनाते हैं। एस्टर वे केमिकल होते हैं जो कि फलों को, जैसे कि फलों में जो स्मेल आती है उनको जो स्मेल होती है वो एस्टर के ही कारण होती है। जो फलों के अंदर जो स्मेल होती है वो एस्टर के कारण होती है। तो यही वे केमिकल होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है कि ये एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। टेफ्लॉन क्या होता है? एक प्रकार का प्लास्टिक होता है कि जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता। मतलब जैसे कि जो बर्तन होते हैं, हमारी कढ़ाई वगैरह होती हैं भोजन पकाने के लिए, उनमें पानी और जो तेल हम डालते हैं वो उनके ऊपर नहीं चिपकता, तो ये परत लगाने के काम आता है। वही वो परत किसकी बनी होती है? वे पतीले वगैरह जो या कढ़ाई वगैरह जो हमारी बनी होती हैं जिन पर तेल और पानी नहीं चिपकता, वो किसकी बनी होती हैं? तो वो टेफ्लॉन की परत उन पर चढ़ाई हुई होती है। ठीक है, चलिएगा ये चारों ऑप्शन हमने देख लिए। उसके बाद इसका करेक्ट आंसर है ए मेलामाइन की। मेलामाइन जो प्लास्टिक है उसकी परत इस पर चढ़ी होती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऐसी कौन सी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये है मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg इसका सिंबल होता है। ठीक है, जो मरकरी पारा होता है वो केवल एकमात्र ऐसी धातु होती है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि जो सोडियम और पोटाशियम जो धातु होती हैं वो नरम होती है, मतलब इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, जो सोडियम और पोटाशियम धातु होती हैं वो बिल्कुल इतनी नरम होती हैं कि इनको हम चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, और जो ब्रोमीन होती है वो ऐसी अधातु होती है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है। जो कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनको अगर हम लंबे टाइम तक खुले में रख देते हैं या उन पर ज्यादा जैसे हवा के उसमें रख देते हैं तो उन पर एक हरा हरा पदार्थ जम जाता है। तो यह हरा पदार्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन सी ए और बी का मिश्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो देखिएगा जो कॉपर के बर्तन होते हैं उनमें जो हरा पदार्थ जम जाता है लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर जो हरा पदार्थ जम जाता है वो क्या होता है कि जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और कॉपर कार्बोनेट होता है उनका जो मिक्सचर होता है वही हरा पदार्थ होता है। जो हरी परत जो उनके ऊपर जम जाती है तो वो उसकी कॉपर हाइड्रोक्साइड की और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CuOH की होल ट्वाइस, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। और कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है CuCO3, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण जो होता है वो कॉपर के बर्तनों के ऊपर नम वायु में रखने पर हरा पदार्थ जम जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। तो बताइएगा ऐसी इतनी सक्रिय अधातु कौन सी है जो कि अगर हम उसे ऐसे ही खुले में छोड़ दें तो वो आग पकड़ सकती है। तो ऑप्शन ए है फॉस्फोरस, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो देखिएगा जो ब्रोमीन है वो एक ऐसी अधातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है। और एक ऐसी धातु कौन सी है, वो है मरकरी। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा कि ऐसी अधातु सक्रिय अधातु कौन सी है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है, तो वो है फास्फोरस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन है, ये फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन है, ये तीनों अधातु हैं। जो अधातु होती हैं वो जल से रिएक्शन नहीं करती, जो अधातु होती हैं वो जल से रिएक्शन नहीं करती और वे वायु में, जबकि वे जो वायु में बहुत सक्रिय होती हैं। और इन तीनों में जो फास्फोरस है वो सबसे अधिक सक्रिय धातु है। फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन में जो फास्फोरस है ये सबसे रिएक्टिव अधातु है, रिएक्टिव नॉन मेटल है। और ये जो अगर इसको वायु में हम खुला छोड़ देंगे तो ये आग पकड़ सकती है। और फास्फोरस से जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, जो वायुमंडल में हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है उसके संपर्क को फास्फोरस से कनेक्ट ना होने देने के लिए हम इसको जल में रखते हैं। क्योंकि ये जल के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है तो इसलिए हम इसको जल में डुबोकर रखते हैं। ठीक है, ब्रोमीन मैंने आपको बता दी कि ये रूम टेम्परेचर पर
लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। और सोडियम जो है ये एक ऐसी धातु है जो अभिक्रियाशील होती है, बहुत अभिक्रियाशील होती है, मोस्ट रिएक्टिव होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत जल्द ही अभिक्रिया कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है। और इस जो ये रिएक्शन करती है उसमें जो हीट होती है वो भी बहुत मात्रा में निकलती है और यह मिट्टी के तेल में रखी जाती है। इसीलिए जो सोडियम होता है इसको हम मिट्टी या केरोसिन के तेल में रखते हैं, डुबोकर रखते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या हो जाता है। ये बताइएगा कि जो सोने के आभूषण होते हैं उन वे थोड़े मतलब गंदे हो जाते हैं, तो उनमें चमक दोबारा से चमक लाने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिएगा जो सोने के आभूषण हैं ये किस में धोए जाते हैं। जो गाँव में ऐसे घूमते हैं ना कि ये आप अपने आभूषण ठीक करवा लो, आभूषण अच्छे कर चमकवा लो, ये वो क्या करते हैं कि वो एक्वारीजिया रखते हैं और एक्वारीजिया के अंदर उनको धोते हैं। तो एक्वारीजिया जो होता है ये किसका मिलकर बना होता है, तो ये मिलकर बना होता है HCl प्लस HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का ये मिलकर बना होता है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि जो HCl और HNO3 होता है एक्वारीजिया के अंदर, अम्लों का राजा इसे कहते हैं। तो एक्वारीजिया में जो HCl और HNO3 का जो रेशो होता है वो कितना होता है, तो इसका रेशियो होता है 3:1। HCl का 3 रेशियो होता है और HNO3 का 1 रेशियो होता है। ठीक है, तो उसके बाद अब इस क्वेश्चन पर आते हैं कि सोने के जो पुराने आभूषण होते हैं अगर उनमें जैसे कि उनको हम पॉलिश किया जाता है, तो पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या हो जाता है, तो उसका वजन जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि जो उसकी जो जैसे कि उसको हम एक्वारीजिया के अंदर घोलते हैं तो उसकी कुछ कुछ मिलावट उसकी निकल जाती है, उसमें एक्वारीजिया में सोना घुल जाता है तो उसका वेट कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहां प्रवेधित किया गया। प्रवेधित मतलब ड्रिल किया गया, खोदा गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पेंसिल्वेनिया, ऑप्शन बी है पिट्सबर्ग, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी लंदन। तो बताइएगा कहां पर किया गया। तो ये विश्व का जो पहला तेल का कुआं था ये पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में खोदा गया था, ड्रिल किया गया था। और इसके 8 वर्ष बाद 1859 के अंदर ये कहां पर खोदा गया, ये पेंसिल्वेनिया अमेरिका के अंदर खोदा गया 1859 के अंदर। और इसके 8 साल बाद मतलब 1867 के अंदर ये असम के डिगबोई नामक स्थान पर खोदा गया। ठीक है, भारत में जो तेल है वो कहां कहां पर पाया जाता है, तो भारत में तेल पाया जाता है असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। को कहाँ पर, गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है, असम, गुजरात और बॉम्बे पाया जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मोथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती हैं। तो जो नेफ्थलीन की गोलियां हैं वो किससे प्राप्त की जाती हैं। ऑप्शन ए है कोक, ऑप्शन बी कोलतार, ऑप्शन सी कोल गैस, ऑप्शन डी CNG। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। तो जो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं वो कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। जो कोक है वो कोलतार और कोल गैस कोयले से प्राप्त होती है। जो ये कोक है ये कोलतार से प्राप्त होती है और जो कोल गैस है ये कोयले से प्राप्त होती है। ठीक है, और जो प्राकृतिक गैस है उसको उच्च दाब पर मतलब हाई प्रेशर पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। जो प्राकृतिक गैस होती है उसको हाई टेम्परेचर पर, उसको हाई प्रेशर पर उसको कंप्रेस करके CNG के रूप में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, और जो भारत में प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस के जो विशाल भंडार हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, त्रिपुरा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से जीवाश्म ईंधन है। ए है, फर्स्ट है कोयला, सेकंड पेट्रोलियम, थर्ड है प्राकृतिक गैस। तो बताइएगा कि इसमें से
जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसमें सभी जो है ये जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पेट्रोलियम के प्रसंस्करण के से प्राप्त उत्पाद हैं। पेट्रोलियम का जो प्रसंस्करण होता है उससे पेट्रोलियम से हमें कौन कौन से जो पदार्थ हैं वो कौन से मिलते हैं? फर्स्ट है डीजल, सेकंड मिट्टी का तेल, थर्ड पैराफिन मोम, फोर्थ स्नेहक तेल। ऑप्शन ए दे रखा है फर्स्ट और थर्ड मिलते हैं हमें। ऑप्शन बी है केवल फर्स्ट और फोर्थ मिलते हैं। ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी मिलते हैं। ऑप्शन डी है केवल फर्स्ट और सेकंड मिलते हैं। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इससे पेट्रोलियम से हमें डीजल भी मिलता है, मिट्टी का तेल भी मिलता है, पैराफिन मोम भी मिलता है और स्नेहक तेल भी मिलता है। ठीक है, और द्रवित पेट्रोलियम गैस बिटुमिन भी बिटुमिन जो होता है ये भी पेट्रोलियम से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, पेट्रोल भी हमें मिलता है इससे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद तब तक।